वे स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त भी ब्रिटिश सरकार के सामने जातीय जनगणना की मांग रखी गई थी, उसके बाद भी रखी गई थी और जातीय जनगणना नहीं हुई, इसलिए ओबीसी का रिजर्वेशन देते वक्त डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान में उसका परसेंटेज निश्चित नहीं किया था। अब ओबीसी समाज अगर हम देखा जाए तो वो बहुत बड़ा डिफरेंट कई कम्युनिटीज का बना हुआ एक समूह है और उस समूह को अगर इकट्ठा अगर किया गया तो 80% उनका पॉपुलेशन हमको दिखेगा, यहाँ पे जनसंख्या दिखेगी। देखिए, मैं तो दलित पैंथर मूवमेंट से आया हूं और दलित पैंथर मूवमेंट में बेबाकी ढंग से अपनी बात सरकार के सामने, लोगों के सामने रखने का कार्यक्रम दलित पैंथर ने अपने आंदोलन में किया। और आज जो जिस ढंग के हालात है, उस हालात को अगर हमको सामना अगर करना है तो हमको बेबाक ढंग से ही काम करना पड़ेगा, एक मूवमेंट खड़ी करनी पड़ेंगे लोगों के बीच में। दर्शकों, आपका स्वागत है आवाज इंडिया टीवी में। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश के तमाम मुद्दों को और विश्व के सारे मुद्दों को हम आप तक पहुंचाते हैं, आपसे रूबरू करवाते हैं। जनता की समस्या, जनता के डेली में जो आने वाली समस्या है उन उन तक हम पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, डॉक्टर नितिन राउत सर। ये देश में परिचित नाम है। ये एक राजनेता होते होते साथ ही एक स्कॉलर भी है, जो देश के विविध मुद्दों को अपने टिप्पणी से या अपने विश्लेषण से छूते हैं। सर, आपका स्वागत है आवाज इंडिया टीवी में। जय भीम। सर, हम देखते हैं कि जो परिस्थिति आज देश में हम देखते हैं, हम हैप्पीनेस इंडेक्स में पिछड़ रहे हैं। अभी हमने देखा कि जो आईएलओ की रिपोर्ट है उसमें हम लोग 83 बेरोजगारी, यानी जो यूनाइटेड नेशन के थ्रू जो आंकड़े आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं। महंगाई की मार है, बेरोजगार की मार है। तो आपको क्या लगता है सर कि बीजेपी गवर्नमेंट चारों खानों में चित हो गई, या वो अपनी तरीके से भारत के नागरिकों को के प्रति जो जवाबदेही होती है एक पीओमे के द्वारा, वो कर नहीं पाई, ऐसा आपको लगता है? सच तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जो बातों को लेकर जनता के बीच में 2014 में आए, उन्होंने कभी भी उन अपनी बातों को, अपने वक्तव्य को, जो उद्देश्य है, जो जनता के बीच में रखा, उसकी पूर्ति कभी नहीं की। तो जनता को भटकाने का ही काम उन्होंने किया है। जैसे कि क्या आप उदाहरण दे पाएंगे सर? नहीं, उदाहरण के तौर पे उन्होंने कहा था कि स्विस बैंक से हम काला धन लाएंगे और भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। स्विस बैंक से काला धन तो आया नहीं, भ्रष्टाचार खत्म तो हुआ नहीं, और जो भ्रष्टाचारी है उनका नाम ले लेकर उनको अपने पार्टी में लाते हैं और चुप बिठाल दिया जाता है। तो ये भ्रष्टाचारी का नवीनीकरण करके भारतीय जनता पार्टी खुद भ्रष्टाचारी पार्टी बन चुकी है। ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण है। और और भी ज्यादा अगर उदाहरण चाहिए आपको तो अजीत पवार जी के केस ले लीजिए। हाँ जी। एक दिन पहले उन्होंने कहा कि 73,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस ने किया, और अगले ही हफ्ते उन्होंने अजीत पवार को अपने पार्टी में लिया और क्लीन चिट दे दी। पूरी दुनिया ने देखा वो। पूरी दुनिया ने देखा और दुनिया ने समझा भी है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो उन्होंने केजरीवाल को अंदर कर दिया, जिसकी बात अभी सामने आई नहीं। उन्होंने हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया, उसकी बात सामने नहीं आई। तो भ्रष्टाचारी के नाम पर भ्रष्टाचार खुद कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को पनाह दे रहे हैं। सर, पर मोदी जी तो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो खतरे में है और कांग्रेस इसको किसी तरीके से प्रेशराइज कर रही है। पर हम एक देखते हैं कि कांग्रेस के खुद अपने खाते सीज है। तो आपको लगता है कि मोदी जी सेल्फ यानी गोल कर दिए अपने पक्ष में? देखिए, मोदी जी की जो नीति चल रही है, मुझे अच्छे से याद है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को जो अंतिम भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने कहा था कि हम किसी भी एक व्यक्ति को
राजकीय व्यक्ति को अगर भगवान जैसा बनाने का काम करेंगे और उनकी व्यक्ति पूजा अगर हम करेंगे तो इस देश में तानाशाही आए बगैर नहीं रहेगी। आज देश में जो पिक्चर बना है वो पिक्चर उसी प्रकार का बना है कि एक तानाशाह को हमने जन्म दिया है। वह तानाशाह ना चुनाव आयोग की सुन रहा है, ना उच्चतम न्यायालय की बात सुनता है। अपनी मनमर्जी उसको जो लगता है उसको सही बताकर काम करता है। आज ही का उदाहरण ले लीजिए, यहाँ देश में चुनाव चल रहे और कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। हाँ जी, हाँ जी। और कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 90 इयर्स हो गए। हाँ जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को कि उनकी वजह से 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ था आज ही के दिन। तो उसका फंक्शन था, आना था वहां पर प्रधानमंत्री, अभी तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है वे। हाँ जी। कोड ऑफ कंडक्ट में जो भी हवाई जहाज उन लोग वे ये करेंगे, वो तुम्हारे चुनाव के नीति नियम जो होते उसके तहत आता है, उसका खर्चा देना पड़ता है। उसको वो सारी मीडिया आज बता रही है कि ये उनकी खाजगी विजिट है, प्राइवेट विजिट है। हाउ इट कैन बी अ प्राइवेट विजिट? प्लीज टेल मी। दिस इज अ गवर्नमेंट फंक्शन, दिस इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज फंक्शन। रिजर्व बैंक इज द गवर्नमेंट बॉडी। उस फंक्शन को वो वे अगर आते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री करके कोड ऑफ कंडक्ट में, तो वहां भले ही वो राजकीय ना हो लेकिन वो राजकीय बन जाता है। सही बात है। इसलिए जिस चुनाव तरीके से आयोग ऑडियंस दिख रहा था पूरा बीजेपी का हाँ, दिख रहा था। तो चुनाव आयोग ने उसका दखल लेनी चाहिए हाँ जी। लेकिन लेती नहीं। सही है, सही है। चुनाव के वक्त मैंने देखा कर्नाटक में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे कि आप बजरंग बली के नाम पे वोट करो, हाँ जी। तब भी चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव था, लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर कर दिया गया, तब भी आपको लगता चुनाव है सर आप आयोग एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं और आप अपने बेबाकी के स्टेटमेंट के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। तो हम देखते हैं कि सर पिछले 19 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उस वक्त पुलवामा, उरी, यहाँ तक यानी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको भी इलेक्शन में लाया गया। ये भी जो कंडक्ट है, जो चुनाव का हमारा आचार संहिता है, इसको ब्रेक करता है। तो चुनाव आयोग आपको लगता है निष्पक्ष है? चुनाव आयोग उस दिन ही निष्पक्ष नहीं हुआ जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के पैनल से हटा दिया गया। हटा दिया गया। अभी जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है वो टोटली 100% पॉलिटिकल हो गई है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री देश का, उन्हीं का गृह मंत्री उसका चयन करता है और उसने चयन कर दिया मेजोरिटी में। अब विरोधी पार्टी का क्या वैल्यू है यार? कोई सुनता नहीं विरोधी पार्टी को। अकेला क्या करेगा? 3 के कमेटी में 3 में 2 उनके ही हो गए, तो वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो गई। इसका मतलब उन्होंने आरएसएस के आदमी को सीधा सीधा वहां पे नियुक्त किया है। ये मेरा आरोप है। अपने फेवर के आदमी को। हाँ, अपने फेवर के आदमी को। ये मेरा एक विपक्ष का भी है सर उसमें, जैसा चौधरी साहब बोलते हैं, आरोप लगाते हैं कि मुझे रातों रात 12 नाम मिलते हैं, फिर 6 नाम मिलते हैं, फिर स्क्रूटनी करके मुझे मिला नहीं। मुझे बताइए कि 250 लोगों का पैनल था वो। हाँ जी, एक पहली सिटी में, पहले इसमें हाँ, वो एक रात में वो 12 नामों का पैनल कैसे बन गया, और कुछ घंटों में 6 का कैसे बन गया, और अंतिम में 2 में कैसा फैसला होता है? ये पूरा जो तंत्र है ये तानाशाही के तरफ जाने वाला तंत्र है। मेरा तो स्पष्ट आरोप है कि यह 2024 का चुनाव यह अंतिम चुनाव होगा। अगर इस चुनाव को हम गंभीरता से नहीं लेंगे और इस तानाशाह को यही अगर कुचलेंगे नहीं, तो ये अपना फना निकालकर पूरे देश को खत्म कर देगा। सर हम देखते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी लगातार बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी भागीदारी। पर हम देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी की खबर आती है, जैसे आनंद शर्मा जैसे लोग आते हैं और वो इंदिरा गांधी का हवाला देते हैं कि ना जात पे ना पात पे मोहर लगी हुई हाथ पे, जो 1900 दशक का नारा था कांग्रेस का। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सर कांग्रेस भी एक तरीके से अपने अंदर के थ्रेट को नहीं पहचान पा रही है, या अपने अंदर की जो गुटबाजी है उसको सॉल्व नहीं कर पा रही है? आप उसको दूसरे ढंग से क्यों नहीं देखते कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस का प्रतिनिधि बेबाक ढंग से बोल सकता है। यानी मोदी जी को नहीं कर सकते, वो हट जाते हैं। मोदी जी के सामने तो केंद्रीय मंत्री भी नहीं बोलते, वो तो हट गए, जिन्होंने भी बोला वो हट गए हैं। तो आप एक तरफ लोकतंत्र चल रहा है और एक तरफ तुम्हारा हुकुमशाही चल रही है, तो हुकूमत चल रही है, तो ऐसा क्यों नहीं देखते आप?
तो कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए वहां पे कोई भी बोल सकता है। ये बात सच है कि कांग्रेस ने कभी ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर नारा देकर सर्वधर्म निरपेक्षता का परिचय देके वोट लिया था और यहाँ पे सरकार बनाई थी। लेकिन जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उन्होंने जो जातीय राजनीति का नींव यहाँ रखा, जाति जाति में तोड़ तोड़ कर डिवाइड एंड रूल के हिसाब से जो अंग्रेजों ने हमें दिया था, उस नियमों से उन्होंने जो वहां अपनी पार्टी को बांध कर रखा, उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को भी कुछ ऐसे कदम लेने पड़े जो उनको मजबूरन। आपकी क्या सर पर्सनल व्यू है जातीय जनगणना के ऊपर, जैसा बिहार में हुई? आप भी एक स्कॉलर है, आप दशकों से देश की पॉलिटिक्स को समझते हैं, इसमें जो बदलाव हो रहा है उसको बारीकी से आप देखते हैं। आपको क्या लगता है, एक भारत के जो स्कॉलर और एक राजनेता होने के नाते, आपको क्या लगता है कि भारत को जरूरत आ गई जातीय जनगणना के आंकड़े लोगों के आगे आना चाहिए? ये बात तो सच है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। यह मांग कोई आज की मांग नहीं है। वे स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त भी ब्रिटिश सरकार के सामने जातीय जनगणना की मांग रखी गई थी, उसके बाद भी रखी गई थी। और जातीय जनगणना नहीं हुई, इसलिए ओबीसी का रिजर्वेशन देते वक्त डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान में उसका परसेंटेज निश्चित नहीं किया था। अब ओबीसी समाज अगर हम देखा जाए तो वो बहुत बड़ा डिफरेंट कई कम्युनिटीज का बना हुआ एक समूह है, और उस समूह को अगर इकट्ठा अगर किया गया तो 80% उनका पॉपुलेशन हमको दिखेगा, यहाँ पे जनसंख्या दिखेगी। तो इसलिए हर कोई जानना चाहता है कि हम क्या है, हमारी हिस्सेदारी क्या है। तो इसके लिए जातीय जनगणना की अगर मांग हो रही है तो वो कोई नई बात है ऐसा मैं समझता नहीं। उसके आधार पर बिहार में चुनाव जीते गए हैं, इसके पहले हिंदी भाषिक बेल्ट में हाँ जी। उसका असर काफी पड़ता है हाँ जी। और हो रहा है। हो सकता कि यह एक राजनीतिक कदम है और उस ढंग से कुछ पार्टियां काम कर रही है। सर, हम अपने चर्चा के अंतिम चरण पर है। एक मेरा अंत में प्रश्न रहेगा आपसे। सर, आप हमेशा एक पार्टी लाइन से अलग भी अपना व्यू रखते हैं, यानी आपके जो लोग आपको फॉलो करते हैं कि आपके बेबाकी अंदाज के लिए आपको लोग पसंद करते हैं, आप हर क्रिटिक्स करते हैं, आप एक तरीके से समीक्षक भी है। तो आपको लगता है कि सर, जिस तरीके की पॉलिटिक्स अभी तक कांग्रेस ने की है, और इस अगर से पूरी समस्या को आप समाधान के रूप में देखते हैं कि ये जो समस्या है, अगर से कोई शक्ति भारत के लोकतंत्र को डैमेज कर रही है, तो कांग्रेस ने किन तरीके से अपने रणनीति में बदलाव करना चाहिए और देश के भविष्य को उज्जवल करना चाहिए? देखिए, मैं तो दलित पैंथर मूवमेंट से आया हूं और दलित पैंथर मूवमेंट में बेबाकी ढंग से अपनी बात सरकार के सामने, लोगों के सामने रखने का कार्यक्रम दलित पैंथर ने अपने आंदोलन में किया। और आज जो जिस ढंग के हालात है, उस हालात को अगर हमको सामना अगर करना है तो हमको बेबाक ढंग से ही काम करना पड़ेगा। एक मोमेंट खड़ी करनी पड़ेंगे लोगों के बीच में कि ये किस ढंग से यह सरकार अपनी हुकूमत को हमारे पे थोपने जा रही है। ये तानाशाही के दौर में किसका भला है और किसका नुकसान है, और कहाँ पर हमारा जो मौखिक अधिकार जो होता है, जो भारतीय संविधान ने दिया है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का, वहां पर हम कहाँ छेद दे रहे, कहाँ भेद कर रहे, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अगर वह सोचकर जनता के बीच में जब तक हम जाएंगे नहीं, अभी जनता के आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई है। विद्यमान सरकार जनता को पैसों के लालच से, कोई अलग माध्यम के लालच से खरीदना चाहती है। सच्चाई मीडिया पूरी खरीद कर, मीडिया को अपना बनाकर, सच्चाई को दबाकर लोगों के सामने सच्चाई लाना नहीं चाहती है। तो ये एक डिफरेंट ढंग का मूवमेंट यहाँ पर करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। जब भारत की जनता अपने आप को खतरे से घिरा हुआ देखती है, वो महंगाई से त्रस्त है, वो अपने रोजगार से त्रस्त है, वो देश के उन तमाम जो उनको विश्व गौरव के लिए पहुंचाती है, जो शक्तियां उनको रोकती है विश्व गौरव तक पहुंचाने के लिए, जब वो यूनाइटेड होती है, तो जो भारत की
जो सालों से पार्टियां काम कर रही है भारत की, उनकी जवाबदेही बनती है लोकतंत्र को बचाने के लिए। हम आवाज इंडिया के माध्यम से आपको जोड़े रखे थे डॉक्टर नितिन राउत सर से। आप जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ।